हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आज हम वर्ड पावर सीरीज का सेशन नंबर 8 पढ़ेंगे। आज के इस सेशन में मैंने जिन दो चीज़ों को रखा है वो हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स और रूट वर्ड। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में मैं आपको पहले तो एवेंज और रिवेंज के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। देन विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन समहाउ एंड एनीहाउ, और फाइनली हम अफेक्ट और इफेक्ट के बीच के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। फिर जो सेकंड सेगमेंट होगा आज के सेशन का रूट वर्ड, उसमें मैं आपको रूट वर्ड पढ़ाऊंगा FLICT यानी कि फ्लिक्ट। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है आज आपके लिए। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से। मेरे हर सेशन का PDF डॉक्यूमेंट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप चाहें तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरी ट्विटर आईडी। चलिए, जो पहला सेगमेंट है कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, उसे मैं आपको पढ़ाता हूँ। जो दो वर्ड्स पहले हैं वो है एवेंज और रिवेंज। देखते हैं कि एवेंज और रिवेंज के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ध्यान से देखिएगा। एवेंज और रिवेंज में पहला डिफरेंस यही है कि एवेंज एक वर्ब है और रिवेंज एक नाउन है, और वर्ब दोनों है। मैं दोहराता हूं इसी बात को। एवेंज एक प्योर वर्ब है, रिवेंज एक नाउन और वर्ब दोनों है। मान लीजिए एक परिस्थिति आती है, एक सिचुएशन आती है जहां पर इस जगह पर आपको नाउन का यूज करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि इस फिलर में आपको नाउन का यूज करना है, और आपके पास ये दो चॉइसेस हैं, एक एवेंज और दूसरी चॉइस है रिवेंज। तो आप बताइए ना किसका यूज किया जाएगा। ऑफ कोर्स रिवेंज का यूज किया जाएगा। तो एक तो डिफरेंस ये है, इसके सहारे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जब एवेंज और रिवेंज में से नाउन की हैसियत से किसी को आना होगा तो वो रिवेंज होगा। बाकी एवेंज और रिवेंज दोनों का मीनिंग कॉमन है, बदला या फिर बदला लेना। तो जब बदला लेने की बात आए और वर्ब के तरीके से यूज करना हो, तब तो फिर आपको बहुत ही क्लियरली मालूम होना चाहिए कि एवेंज लगेगा या रिवेंज लगेगा। लेकिन अगर नाउन के तरीके से यूज होना हो तब तो थिंग्स बहुत इजी हैं आपके लिए, रिवेंज का ही इस्तेमाल करना होगा। चलिए, मैं आपको इनके बीच का बेसिक डिफरेंस अब आपको बता देता हूँ। एवेंज एक वर्ब है, मीनिंग होता है टू टेक वेंजियांस ऑन बिहाफ ऑफ somebody एल्स। वेंजियांस का मतलब होता है प्रतिशोध, यानी कि बदला। तो एवेंज का मतलब है बदला लेना, लेकिन किसी दूसरे के बिहाफ पे। यही एक बेसिक डिफरेंस है। एवेंज का मतलब होता है किसी दूसरे की तरफ से जब आप लड़ने जाएं, किसी से, किसी दूसरे की तरफ से जब आप बदला लें। मान लीजिए किसी ने आपके दोस्त की इंसल्ट कर दी, किसी ने आपके दोस्त को कुछ अपशब्द कह दिए और आप उसको मारने पहुंच गए, तो ये एवेंज है। बेइज्जती आपकी नहीं हुई है, बेइज्जती आपके दोस्त की हुई है, पर बदला आप ले रहे हैं, तो ये एवेंज है। You're going to avenge your फ्रेंड्स इंसल्ट। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जब किसी दूसरे की तरफ से आप बदला लेने के लिए जाए तो वो एवेंज है। ठीक है। आप मुझे चाहें तो लाइव चैट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि मैंने जो ये मीनिंग आपको समझाया है ये आपको क्लियर हो गया है या नहीं। एग्जाम्पल देखिए, ही वो टू एवेंज हिज ब्रदर्स डेथ। वो का मतलब होता है शपथ लेना। उसने कसम खाई कि वो अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। तो किसी दूसरे के बिहाफ पे आप बदला लेने जा रहे हैं, तो ये एवेंज है। एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल और अच्छे से क्लियर कर देगा आपको चीजों को। देखिए, आई एम गोइंग टू एवेंज द मैन हु हैज डेलिबरेटली स्पिटेड ऑन योर कोट। स्पिट का मतलब होता है थूकना, और डेलिबरेटली का मतलब होता है
जानबूझकर, जिसे सरल शब्दों में हम सब इंटेंशनली कहते हैं। कोई कह रहा है कि मैं जा रहा हूं उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए जिसने जानबूझ करके आपके कोट पे थूका है, मतलब बेइज्जती दूसरे व्यक्ति की हुई है और बदला कोई दूसरा व्यक्ति लेने जा रहा है। थूका उसने आपके कोट पे है, पर उसको पीटने या उससे बदला हिसाब बराबर करने मैं जा रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड एवेंज। ठीक है, और एवेंज एक वर्ब है, यहां पर भी एवेंज वर्ब है और यहां पर भी एवेंज वर्ब है। होपफुली समझ में आ रहा होगा। जो दूसरा वर्ड है रिवेंज, उसको देखते हैं। रिवेंज एक नाउन और वर्ब दोनों है। मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताऊंगा कि आप कैसे जानोगे कि रिवेंज कब नाउन है और कब वर्ब है। बाकी मीनिंग को देखिए पहले। रिवेंज मीन्स हर्टिंग और पनिशिंग समवन। रिवेंज का मतलब है उस व्यक्ति को हर्ट करना या सजा देना हु हर्ट और हार्म्ड यू अर्लियर, जिसने आपको कभी हर्ट किया था। क्या आपको मीनिंग का डिफरेंस समझ में आया? एवेंज का मतलब था किसी दूसरे के बिहाफ पे आप बदला ले, और रिवेंज का मतलब है अपने ही बिहाफ पे आप बदला ले। बेइज्जती जब आपकी ही की गई हो और आप बदला लेने के लिए जाए तो वो रिवेंज हो जाएगा, और जब बेइज्जती दूसरे की गई हो और आप बदला लेने के लिए जाए तो वो एवेंज हो जाएगा। अपनी बेइज्जती का बदला लेना मतलब अपनी बेइज्जती का बदला लेना मतलब रिवेंज, और दूसरे की बेइज्जती का बदला लेना मतलब एवेंज। लो कितना सरल है डिफरेंस। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स के जो डिफरेंसेस आपको बताता हूं या बताए हैं या आगे मैं बताऊंगा, उसमें इस आधार पर डिफरेंसेस बताए जाएंगे या बताए जाते हैं कि एग्जाम्स में आपको उससे हेल्प मिले। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के आधार पर डिफरेंसेस बताए जाते हैं। ये मैं ध्यान में रखता हूं कि इससे आपको पेपर में बेनिफिट मिले। समझ रहे हैं? हाँ, ओवरऑल मैं आपको रिवेंज नहीं पढ़ाने जा रहा ना, ओवरऑल मैं आपको एवेंज पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन जो एवेंज या रिवेंज पेपर में आपसे टकराएगा, जो जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग? अच्छा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हैं, अगर ये आपका ये सेगमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग है तो इसका लाभ आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में और क्लोज टेस्ट में जरूर मिलता है। अगर ये सेगमेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स का आपका वीक है तो फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट, इसमें आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही टुक रिवेंज ऑन हिज एम्प्लॉयर बाय सेटिंग द फैक्ट्री ऑन फायर। एम्प्लॉयर का मतलब है जिसने आपको नौकरी दी, उसने अपने एम्प्लॉयर से बदला लिया। ठीक, मान लीजिए किसी के मालिक ने उसको नौकरी से निकाल दिया हो, तो जब मालिक ने उसको नौकरी से निकाला तो बेइज्जती ये उसी व्यक्ति की खुद की हो गई ना। तो अब जब वो बदला लेगा अपने मालिक से तो अपनी ही बेइज्जती का तो बदला ले रहा है, दूसरे की बेइज्जती का बदला थोड़ी ना ले रहा है। कैसे बदला लिया? फैक्ट्री में आग लगा दी। रिवेंज को यूज करने का तरीका क्या, ध्यान से देखिए। टुक रिवेंज ऑन में टुक एक वर्ब है, जब टुक एक वर्ब है तो रिवेंज एक नाउन हो गया। वर्ब के बाद फिर से वर्ब क्या करने आएगी? आए तो फिर किसी कनेक्टर के सहारे आए, मतलब इन्फिनेटिव बने या ही टुक टू रिवेंज लिखा हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। तो जब टुक एक वर्ब है तो रिवेंज एक नाउन है। और ये जो ऑन लगाया गया इसका भी कॉन्सेप्ट आप देखिए। टेक रिवेंज के बाद ऑन भी लगता है और फॉर भी लगता है। ऑन के बाद वो पर्सन आता है जिस व्यक्ति से बदला आप लेंगे या लेते हैं। फॉर के बाद वो इंसल्ट, वो लॉस आएगा जिसके लिए आप बदला ले रहे हो। जो बेइज्जती आपकी हुई है उस बेइज्जती का बदला ले रहे हैं तो फॉर लगाएं, जिस व्यक्ति ने बेइज्जती की है उस व्यक्ति से बदला ले रहे हैं तो ऑन लगाएं। अगला एग्जाम्पल देखिए। द लेडी इमीजिएटली टुक रिवेंज फॉर द इंसल्ट। यहां देखिए टुक रिवेंज के बाद फॉर आया क्योंकि यहां पर पर्सन नहीं है जिससे उसने बदला लिया, वो इंसल्ट है जिसके लिए उसने बदला लिया। ठीक, यहां पर भी रिवेंज एक नाउन है क्योंकि टुक एक वर्ब के तरीके से पहले ही बैठा हुआ है।
शी हैड टू बेयर विद इन द पार्टी लास्ट नाइट। मान लीजिए किसी महिला को अपशब्द कहा गया कल रात पार्टी में, तो उस महिला ने तुरंत उन अपशब्दों का जवाब दिया, उसी क्षण उस बेइज्जती का बदला ले लिया। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। तीसरे एग्जाम्पल में मैंने रिवेंज को वर्ब के तरीके से यूज करके लिखा है, अदरवाइज तीसरे एग्जाम्पल की कोई नीड नहीं थी। आपको रिवेंज मैंने समझा दिया, होपफुली आपको भी समझ में आ गया होगा। देखिए, द लुनाटिक लवर बॉय, लवर बॉय मतलब आशिक, आप सब जानते ही हैं, अपने आप को ही बोल सकते हैं। लुनाटिक का मतलब होता है सन की, पागल जिसको कहा जाता है। ठीक है, लुनाटिक सन की। ट्राइड टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज एक्स गर्लफ्रेंड। मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया हो और उसके पीछे वो रीजन अपनी गर्लफ्रेंड को ही मान रहा हो और ये भी समझ रहा हो कि इससे उसकी बेइज्जती हुई है, तो फिर वो बेइज्जती का बदला लेगा एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर रिवेंज एक वर्ब है। देखिए ना, ये जो हिमसेल्फ आप देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के ही बात तो आता है, तो यहाँ पर रिवेंज क्या है, एक प्रकार से वर्ब है। तो एवेंज का मतलब क्या हुआ, जब किसी दूसरे के बिहाफ पे आप बदला ले, जब दूसरे के कोर्ट पे थूका गया और आप बदला लेने के लिए गए, तो एवेंज था। और रिवेंज मतलब अपने ही इंसल्ट के लिए बदला ले, जब किसी ने आपके ही कोर्ट पे थूक दिया हो फिर आप उसको थपड़ियाने लगे, तो वो रिवेंज हो गया। दूसरे के कोर्ट पे थूका गया, आपने थपड़ियाया, तो वो एवेंज हुआ। आपके ही कोर्ट पे थूक दिया गया और आपने ही थपड़िया दिया, तो वो रिवेंज हो गया। होपफुली आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं अपने हर एक सेशन को लाइव प्रीमियर करता हूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप वीडियोस को लाइव प्रीमियर में देखेंगे, तो वो जो 20 मिनट्स का या 30 मिनट्स का जो भी वीडियो है, वो बराबर में आप देखेंगे, स्किप नहीं कर सकेंगे। इसका एडवांटेज ये है कि आप पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ेंगे और मैक्सिमम बेनिफिट आप गेन करेंगे। लाइव सेशंस अटेंड करने का यही बेनिफिट होता है। अब प्योर लाइव सेशन तो नहीं हो सकता यहाँ से, तो मैं लाइव प्रीमियर इसीलिए आपके आगे लेकर आता हूँ, ताकि आप जो है ये जो स्किप करके कम समय में पढ़ने का जो लॉस है वो ना आपको हो। स्किप करके या तेजी से पढ़ने पर कई बार ऐसा होता है कि आप आधा अधूरा नॉलेज गेन करते हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव प्रीमियर ही देखा करें। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा नॉलेज गेन होगा और इस लाइव प्रीमियर में डेटा कंजम्पशन भी उतना नहीं है जितना कि लाइव सेशंस में होता है। ठीक है, चलिए, तो जो अगला पेयर है सम हाउ का और एनी हाउ का, उसे पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस है सम हाउ और एनी हाउ में। देखिए, सम हाउ को पढ़ते हैं। सम हाउ मीन्स व्हाट, लेट्स रीड। You use somehow to say that you do not know or cannot say how something was done or will be done. Somehow का प्रयोग हम उस वक्त करते हैं जब आप ये बोल रहे हो कि आप नहीं जानते या नहीं कह सकते कि किस प्रकार से किसी काम को किया गया था या किया जाएगा। Somehow का प्रयोग ऐसे होता है कि आप बता नहीं सकते कि ऐसा कैसे हुआ या कैसे होगा, बस हो गया। यू डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बस हो जाएगा। यू कांट से हाउ इट विल हैपन। तो मतलब कोई काम हुआ या कोई काम होगा, पर कैसे होगा या कैसे हुआ, इसको लेके कोई खास आइडिया आपको ना हो। जैसे कि आपकी कार जो है कीचड़ में फंस गई हो, फिर आप लगातार प्रयास करते रहे, फिर एक बार में कार जो है बाहर आ गई। फिर आपसे पूछा कि कैसे निकला ये पहिया बाहर, तो आपने कहा यार पता नहीं कैसे निकला, मैं जान नहीं बता नहीं सकता, मैं कोशिश कर रहा था ऐसे-ऐसे, अब पता नहीं कौन से तरीके से फिर वो निकल आया। तो जब आप ये बता नहीं सकते कि इस काम को कैसे किया गया, किस प्रकार से हुआ, कैसे भी करके हो गया, जैसे-तैसे बात बन गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे-तैसे बात बन गई, कैसे भी करके हो गया, है ना? हाँ, इस तरीके से। जैसे मैं एक फनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति 35 साल का हो जाता है, शादी-वादी उसकी नहीं होती, ठीक है? फिर कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि शादी उसकी हो गई, तो आप उससे मिलते हैं कि क्या कैसे शादी हो गई तुम्हारी? 35 साल तक तो नहीं हुई थी।
तो वो बोलता हो गई बस, अब क्या बताएं कैसे हो गई, हमको खुद ही नहीं पता कैसे होगी, बस हो गई। आई somehow got married। समझ रहे हैं? तो ये है somehow कि जब आप ये नहीं बता सकते कि ये काम हुआ कैसे, है ना? एक एक बड़ा ही एवरेज वर्ड है, साधारण सा वर्ड है, लाइट वर्ड है, समझ रहे हैं ना? हल्का सा शब्द है ये। द लिटिल बॉय somehow escaped from his kidnappers। किसी छोटे से बच्चे को कुछ लोगों के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, फिर जैसे तैसे करके किसी प्रकार वो उनके चंगुल से बच निकलता है। कैसे? किसी प्रकार से कोई तरीका उसका काम आ जाता है। कौन सा काम आया समझ में नहीं आ रहा, किसी प्रकार से कैसे भी करके वो निकल आया बस। ठीक, शब्दों को बोलने के तरीके से आप पहचानिए। द लाइफ ऑफ द पेशेंट was saved somehow। उस मरीज के जीवन को किसी प्रकार से बस बचा लिया गया। कैसे बचा लिया गया? क्योंकि बीमारी का कोई शर्तियाँ इलाज तो था नहीं, तो ये फ़ॉर्मुलेशन दिया गया, फिर ये मेडिसिन्स दी गईं, फिर ये ट्राई किया, तो पता नहीं कौन-सा तरीका फ़ायदा कर गया, बस कौन-सी दवाइयाँ फ़ायदा कर गई, बस बच गया। कैसे बच गया? गॉड नोज़ कैसे बच गया, समझ रहे हैं ना? ये है समहाउ। एग्ज़ाम्पल्स मैंने ज़्यादा रखे हैं, जिसके चलते आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि कहाँ समहाउ आएगा। डोंट वरी, आई विल गेट योर मनी बैक समहाउ। चिंता मत करो, मैं कैसे भी कोशिश करके तुम्हारा पैसा जो है तुम्हें वापस दिला दूंगा। पूछा जाता है कैसे दिला दोगे? उसे ब्लैकमेल करोगे, जान से मार दोगे, कैसे निकालोगे पैसा? तो आप कह रहे हैं नहीं, मैं ये बता नहीं सकता कि कैसे मैं तुम्हारे पैसे को लौटाऊंगा, है ना, वापस दिलाऊंगा, बस दिला दूंगा ये मैं जानता हूँ। कैसे दिला पाऊंगा ये मैं नहीं जानता, ना मैं बता सकता हूँ। somehow I'll get your money back to you। अब एक और एग्जाम्पल है, somehow this dress doesn't suit you। ये ड्रेस तुम पे ज्यादा अच्छी नहीं लगती। तो आपने पूछ लिया क्यों, क्या खराबी है इसमें, कारण बताओ कि क्यों नहीं अच्छी लगती। तो आप कह रहे यार रीजन तो मैं नहीं बता सकता कि क्यों नहीं अच्छी लगती, मुझे मालूम भी नहीं रीजन कि क्यों नहीं अच्छी लगती, बस देखने में लग रहा है कि तुम पे ये ड्रेस ज्यादा अच्छी लग नहीं रही है। क्यों नहीं अच्छी लग रही मैं बता नहीं सकता, है ना, लेकिन अच्छी लग नहीं रही है। दिस इज कॉल्ड somehow। किसी प्रकार से बात बन गई तो उसको कहते हैं somehow। ठीक, जैसे कि कोई कंटेस्टेंट चुनाव जीत गया, अब उससे पूछा जा रहा है कैसे जीत गया, तो वो कह रहा है यार भगवान जाने मैं कैसे जीत गया, तो हमको खुद ही नहीं मालूम मैं कैसे जीत गया। तो आई somehow won the elections। ठीक है, कैसे भी करके जीत गया। अब जो अगला कॉम्बिनेशन है, अगला जो वर्ड है एनी हाउ, उसको देखते हैं। समहाउ मैंने आपको बताया था ना कि कैसे भी करके, जैसे तैसे, एक लाइट वर्ड है, हल्का वर्ड है। भगवान जाने कैसे ऐसा हुआ, ये एनी हाउ है। अब सॉरी समहाउ था, अब एनी हाउ में क्या मीनिंग है देखिए। अकम्प्लिश अ टास्क, किसी कार्य को करना, पूरा करना, एट एनी कॉस्ट। ध्यान से देखिए, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर जब किसी काम को किया जाए या किया जाना हो तो वो एनी हाउ। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपको चाहिए मतलब चाहिए। जैसे कोई कह रहा है कि नहीं मुझे सिगरेट चाहिए, कैसे लाओगे तुम जानो, मेरा ये प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे सिगरेट चाहिए। अब गौर से ध्यान दीजिए कि अभी तक जब मैं समहाउ पढ़ा रहा था तो मैंने अपनी खुद की टोन को बहुत धीमा रखा हुआ था। अब मैं एनी हाउ पे आया हूं तो मैं तेज बोल रहा हूं। यही एनी हाउ और समहाउ के बीच का डिफरेंस है। चाहिए बस, कैसे चाहिए मैं नहीं जानता, लेकर आओ। एनी हाउ मुझे ये सिगरेट चाहिए, फिर आप लेकर आए किसी प्रकार से समहाउ। जब आपसे सिगरेट मंगाई जा रही है, व्यक्ति कह रहा है कि मुझे हर हाल में सिगरेट चाहिए, हर हाल में, तो वो एनी हाउ हो गया। समझ में आया ना? ये हर कीमत पर या हर हाल में, तो वो एनी हाउ था। व्यक्ति जब कह रहा था मुझे हर कीमत पे ये सिगरेट चाहिए, हर हाल में ये सिगरेट चाहिए, तो वो एनी हाउ था। और आप गए जैसे तैसे करके किसी प्रकार से दुकान खुलवाई, 2 4 5 किलोमीटर तक गए, फिर किसी प्रकार से आपको मिली, तो वो आपके केस में समहाउ हो गया। ये देखिए, विल हैव टू विन दिस मैच एनी हाउ। हमें
कुछ भी करना पड़े, बेईमानी अगर करनी पड़े तो बेईमानी भी हम करेंगे, लेकिन हमें ये मैच जीतना है। एनी हाउ हमें ये मैच जीतना है, कैसे भी करके, चौके मारो, छक्के मारो, बेईमानी करो, कैसे भी करके जीतो। समझ रहे हैं? जैसे राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, कैसे भी करके खरीदो। ऐसे नहीं वोटर्स वोट दे रहे हैं तो उन्हें खरीदो, उन्हें ब्लैकमेल करो, है ना? इस तरीके से फिक्सिंग करो, किसी प्रकार से नकली वोट डलवाओ, कुछ भी करो, किसी भी प्रकार से चुनाव जीतना है हमें, ये एनी हाउ हो गया। विल हैव टू सेव द लाइफ ऑफ ऑल आवर पेशेंट्स एनी हाउ, कैसे भी करके हमें अपने सारे पेशेंट्स की लाइफ बचानी है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अभी एक वर्डिक्ट दिया है 3-4 दिन पहले, कहा है कि आपको ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना है तो करना है, कैसे भी करिए, चोरी करिए, ब्लैक में लीजिए, कैसे भी करके लेकर आई। एनी हाउ यू विल हैव टू अरेंज ऑक्सीजन फॉर ऑल द पेशेंट्स, कैसे भी करके आपको पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन अरेंज करनी है, ये एनी हाउ है। यू हैव टू बी हेयर बाय टुमारो एनी हाउ, कल तक तुम्हें यहां आ जाना है। समझ लो, कैसे आते हो? बस से आते हो, ट्रेन से आते हो, प्लेन से आते हो, पैदल आते हो, तुम जानो कैसे आते हो, टैक्सी करके आते हो, तुम जानो कैसे आओगे, लेकिन आना है, तुमको आना है। तो जब किसी कार्य को आपको हर हाल में करना है तो वो एनी हाउ हो गया, जोर दिया जा रहा है, और सम हाउ में जैसे तैसे करके काम चल गया। समझ रहे हैं? इस तरीके से वो सम हाउ हो गया। जैसे तो इस तरीके से आप दोनों के बीच का डिफरेंस जान गए हैं। आपको सम हाउ और एनी हाउ का डिफरेंस समझ में आया या कुछ कसर रह गई तो मुझे लाइव चैट्स के माध्यम से जरूर बताएं। मैं जानना चाहूंगा कि कितना आपको समझ में आया है। अब जो अगला कॉम्बिनेशन है अफेक्ट और इफेक्ट का, इसे पढ़ते हैं। ये काफी सरल है, इनफैक्ट ये बड़ा ही सरल है, लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि मैं कंटेंट वही आपको पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और जो कंटेंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही टाइम मैं उसको दूंगा, ज्यादा टाइम या कम टाइम भी नहीं दूंगा। अफेक्ट और इफेक्ट के बीच का बेसिक डिफरेंस ये है कि अफेक्ट एक वर्ब है, इफेक्ट एक नाउन है। अफेक्ट एक वर्ब है, इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है अफेक्टेड, और इफेक्ट एक नाउन है, जब इसको प्लूरल करना होता है तो इसमें एस लगा दिया जाता है। अब जैसे एक शब्द लिखा मैंने प्रभाव, फिर इधर भी लिख दिया प्रभाव, तो प्रभाव इफेक्ट हो गया, और प्रभाव डालना जब बोला तो वो अफेक्ट हो गया। समझ में आया ना? प्रभावित करना अफेक्ट हो गया। जैसे ही क्रिया की जरूरत पड़ जाए आप अफेक्ट का यूज करिए, और जब नाउन की जरूरत पड़े तो इफेक्ट का यूज करिए। देखिए, अफेक्ट एक वर्ब है, टू इन्फ्लुएंस समबडी टू एन एक्सटेंट, किसी व्यक्ति को या किसी घटना को कुछ हद तक प्रभावित करना, उसी को कहते हैं अफेक्ट, वर्ब के रूप में अफेक्ट। द न्यू रूल्स में अफेक्ट द सेल्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स टू अ सर्टेन लेवल। मान लीजिए कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, तो कहा जा रहा है कि इन नए रूल्स से जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं इनकी सेल्स बाधित होगी या प्रभावित होगी, एक निश्चित हद तक, एक सर्टेन लेवल तक जो सेल्स है टोबैको प्रोडक्ट्स की, वो उस पे असर पड़ेगा। ध्यान से देखिए, में एक वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, में एक मॉडल है, मॉडल के बाद मेन वर्ब आती है, तो ये वाला जो अफेक्ट है ये मेन वर्ब है, कुल मिला के वर्ब है। आपको अगर ये अच्छे से मालूम हो कि कब वर्ब का यूज किया जाता है सेंटेंस में, कहाँ पर नाउन आना चाहिए, तो आपको अफेक्ट और इफेक्ट में सरल रहेगा। एवेंज और रिवेंज में भी सहूलियत रहेगी। ये देखिए, इफ इट रेन्स दिस वीक, अगर इस हफ्ते बारिश होती है, इट शैल अफेक्ट, ये देखिए शैल ऑक्सिलरी वर्ब है और अफेक्ट मेन वर्ब हो गई। लो, तो जब वर्ब के तरीके से यूज करना है तो ए वाला अफेक्ट लगाए। इफ इट रेन्स दिस वीक इट शैल अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, अगर इस हफ्ते बारिश होती है तो इससे फसल के प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, निश्चित रूप से असर पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये हो गया अफेक्ट। अब जो अगला वर्ड है इफेक्ट, उसको देखते हैं। देखिए, साफ साफ लिखा है कि इफेक्ट एक नाउन है,
द रिजल्ट और द आउटकम ऑफ एनी एक्शन और कॉज, किसी भी प्रयास का, किसी भी क्रिया का जो परिणाम है, जो नतीजा है, असर है, उसी को ही इफेक्ट कहते हैं। तो असर, नतीजा, परिणाम, ठीक, प्रभाव, ये हो जाएगा इफेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई ईट टू मच, कोई कह रहा है कि अगर मैं बहुत ज्यादा खाता हूं या खाऊं, द एक्स्ट्रा कैलोरीज हैव एन एडवर्स इफेक्ट। ध्यान से देखिए, ये एन एक आर्टिकल हो गया। अब आर्टिकल के साथ नाउन ही तो आएगा, ये बीच में एडजेक्टिव हो गया। ये देखिए, एन एक आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ नाउन आएगा, बीच में एडजेक्टिव हो गया। तो इफेक्ट एक नाउन है और यहां पर नाउन की ही जरूरत थी, तो इफेक्ट को ही लगाया गया। अगर मैं बहुत ज्यादा खा लेता हूं तो उससे में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज मुझे मिलती है, उससे मेरे वेट पे एक नुकसानदायक असर पड़ता है। अब सोचो, इस इफेक्ट की जगह अगर ए वाला अफेक्ट लिख दिया जाए तो यही गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? या पीछे चलते हैं, यहां पर ये मे के बाद जो ए वाला इफेक्ट है, अगर यहां पर ई वाला इफेक्ट लगा दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। यही एक चैलेंज है। हिज ओवरचर्स, ओवरचर्स का मतलब है फ्लैटरी, जिसको कह सकते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें जिन्हें कह सकते हैं। मे हैव नो इफेक्ट्स ऑन द वोटर्स, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों का हो सकता है वोटर्स पर कोई भी असर ना पड़े। ये देखिए, नो एक एडजेक्टिव, इफेक्ट्स एक नाउन हो गया। आ रहा होगा सबको समझ में? तो जब वर्ब के तरीके से यूज करना हो तो अफेक्ट लगाएं, जब नाउन के तरीके से तो इफेक्ट लगाएं। अब जो सेकंड सेगमेंट है आज के सेशन का, वो है रूट वर्ड, जिसमें हम रूट वर्ड पढ़ेंगे FLICT, फ्लिक्ट, जिसका मीनिंग है स्ट्राइक करना, मतलब प्रहार करना जिसको कहा जाएगा, है ना? प्रहार करना, किसी प्रकार से प्रभावित करना। देखिए, जब आप प्रहार करेंगे तो वो प्रभावित करना भी तो हुआ, परेशान करना भी तो हुआ। सोचिए, आप दिमाग दौड़ाइए। परेशान करना भी तो हुआ, पीड़ा पहुंचाना भी तो हुआ, तकलीफ देना भी तो हुआ, ग्रसित करना भी तो हुआ, झकझोरना भी तो हुआ। सोच करके देखिए, किसी प्रकार से आपको पुश किया जा रहा है, लड़ाई कराई जा रही है, प्रभावित किया जा रहा है। यही है FLICT। अब पहला वर्ड है इसमें अफ्लिक्ट। अफ्लिक्ट एक वर्ब है। टू अफेक्ट somebody, किसी को प्रभावित करना, something in an unpleasant way and make them suffer, किसी को प्रभावित करना, वो भी दुखद रूप में, और उन्हें पीड़ित करना एक तरीके से। तो अफ्लिक्ट का मतलब पीड़ा पहुंचाना हुआ, पीड़ा पहुंचाना हुआ। लो, प्रभावित करना, प्रयास करना। अभी समझ में आ रहा है ना रूट वर्ड कैसे काम कर रहा है? ये देखिए, FLICT, प्रभावित करना, प्रयास करना, पुश करना, धक्का देना। ठीक। अब अगला वर्ड है अफ्लिक्टेड। ध्यान से देखिए, अफ्लिक्ट से ही अफ्लिक्टेड बना है। अफ्लिक्टेड एक एडजेक्टिव है। ईडी फॉर्म बेसिकली एडजेक्टिव के तरीके से ही यूज होती है। जब ईडी फॉर्म पढ़ाई जाए किसी वर्ब की, तो समझो अब वो वर्ब नहीं बची बल्कि एडजेक्टिव हो गया एक तरीके से। तो अफ्लिक्टेड एक एडजेक्टिव हो गया। वरना किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों पढ़ाई जाएगी आपको? आप ही सोचो, अफ्लिक्ट खाली पढ़ाया जाए, अफ्लिक्टेड क्यों पढ़ाया जा रहा है? अगर किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाई जा रही है तो इसका मतलब है वो वर्ब नहीं बची बल्कि क्या हो गई? एडजेक्टिव हो गई। अफ्लिक्टेड का मतलब है ग्रसित करना या ग्रसित होना। किसी बीमारी से जब आप ग्रसित होते हैं, या कोई बीमारी जब किसी को पीड़ित करती है, ग्रसित करती है, देखिए ध्यान से समझिए, रूट वर्ड दिख रहा है आपको FLICT, उसका असर भी दिख रहा होगा। ग्रसित करना, प्रभाव डालना हुआ ना। जब कोई बीमारी किसी को ग्रसित करती है, जब कोई बीमारी से कोई ग्रसित होता है, तो बीमारी एक तरीके से हमला करती है ना व्यक्ति पर, बीमारी हमला करती है ना, तो वही हो गया अफ्लिक्टेड। स्ट्राइक एंड डिस्ट्रेस्ड और इम्पेयर्ड, जिसका मतलब है पीड़ित होना, ग्रसित होना। बिकॉज ही वॉज अफ्लिक्टेड विद ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस एक बीमारी है,
डिजीज है, उस बीमारी से ग्रसित हो रहा है। याद कर लीजिए कि अफ्लिक्टेड के साथ प्रेपोजिशन कौन सा लगता है, विद लगता है। दो बातें ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात कि अफ्लिक्टेड के साथ प्रेपोजिशन विद लगता है, और दूसरी बात और ध्यान से सुन लीजिए कि किसी बीमारी से पीड़ित होना, ग्रसित होना, वो अफ्लिक्टेड विद ही होगा। जैसे जब आप में किसी नशे की लत हो, नशे की लत हो, तो कोई कितना भी बरगला ले, वहां पर एडिक्टेड टू ही तो होगा, कुछ और नहीं हो सकता। ऐसे ही जब आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जब कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि नहीं कुछ और होगा, कुछ और होगा, नहीं होगा कुछ और सर, अफ्लिक्टेड ही होगा। याद रखिए कि अफ्लिक्टेड ही होगा। ही हैड अ डिफिकल्ट टाइम वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस। चूंकि उसको ऑर्थराइटिस की बीमारी थी, इसलिए उसको लंबी यात्रा पैदल तय करनी बहुत चैलेंजिंग लगती थी। अफ्लिक्टेड विद ऑर्थराइटिस विच इज अ डिजीज। अब अगला वर्ड बराबर में इंपॉर्टेंट है। देखिए आपकी स्क्रीन पे 3 वर्ड्स आ गए। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अफ्लिक्टेड, बीमारी से ग्रसित होना, प्रेपोजिशन विद। फिर ये इन्फ्लिक्ट, ये भी उतना ही बराबर में इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन्फ्लिक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी को कोई नुकसान पहुंचाना, किसी को कोई पीड़ा देना। इन्फ्लिक्ट का मतलब है दर्द देना, पीड़ा देना। जैसे कोई चुटकी काटे आपको बहुत तेजी से, तो वो पेन को इन्फ्लिक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं? जैसे जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो थोड़ी देर के लिए एक पेन आप पर इन्फ्लिक्ट किया जाता है। तो दर्द देना, पीड़ा देना। अफ्लिक्टेड के साथ मैंने बताया था प्रेपोजिशन विद, और इन्फ्लिक्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, ऑन। और उस ऑन के बाद वो पर्सन आता है जिस पर वो दर्द या तकलीफ लादी गई है, या जिसको वो तकलीफ दी गई है। सो टू इन्फ्लिक्ट हार्म, डैमेज और पेन, पर्टिकुलरली पेन on someone or something means to make them suffer it। किसी को कोई दर्द देना, तकलीफ देना। Our troops will inflict hefty casualties। hefty casualties मतलब बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान, casualties मतलब मौत, hefty मतलब बहुत ज्यादा, जिसे आप heavy बोल सकते हैं, too much बोल सकते हैं। on the foes, foes बोलते हैं दुश्मन को। तो इसमें कहा जा रहा है कि हमारी जो सेना है, हमारे जो जवान हैं, वो दुश्मन पर बहुत भारी पड़ेगी, उनको बहुत तकलीफ देंगे। ठीक है? तो ऑन द फोर्स, इफ नॉट कंट्रोल्ड, द इंसेक्ट्स विल इन्फ्लिक्ट सीरियस डैमेज ऑन आवर क्रॉप्स। अगर इन इंसेक्ट्स को कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे हमारी फसलों को। तो इन्फ्लिक्ट करेंगे, क्या इन्फ्लिक्ट करेंगे? डैमेज को इन्फ्लिक्ट करेंगे, पेन को, नुकसान को, और ऑन के बाद हमारी फसलें जिनको ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो इन्फ्लिक्ट डैमेज ऑन समबडी, इन्फ्लिक्ट पेन ऑन समबडी। ठीक, याद रखिए, किसी को कोई पीड़ा देना, इन्फ्लिक्ट करना, और प्रेपोजिशन ऑन लगाइएगा, ये बिल्कुल ना भूलिएगा। अगला वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये वर्ड आपको पढ़ाने की जरूरत है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही होता है झगड़ा। लो, झगड़े में क्या होगा? मारपीट होगी, प्रहार किया जाएगा कि नहीं प्रहार किया जाएगा? तो साफ साफ पता चल रहा है कि रूट वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पर, FLICT। अ सिचुएशन इन विच पीपल, ग्रुप्स और कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट। ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, यही सब कॉन्फ्लिक्ट है। वर्ल्ड वॉर टू was the largest conflict in human history, costing millions of lives across the globe। वर्ल्ड वॉर टू इंसान के इतिहास में, मानव के इतिहास में सबसे बड़ा झगड़ा था, सबसे बड़ी लड़ाई थी। was the largest conflict, जिसमें असंख्य लोगों की जान चली गई थी। अब आखिरी वर्ड है प्रोफ्लिगेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट भी है, पर मुझे उम्मीद है कि कॉन्फ्लिक्ट वर्ड आपको पहले से ही आता होगा। अब प्रोफ्लिगेट विच इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पैसे को बहुत बेतुके तरीके से प्रयोग करना, बहुत उड़ाना पैसा। प्रोफ्लिगेट होने का मतलब है एक्स्ट्रावैगेंट होना, एक तरीके से खर्चीला होना, बहुत ज्यादा ऊटपटांग पैसों को खर्च करना, प्रोफ्लिगेट। तो सोचिए, जब आप ऊटपटांग पैसों को खर्च करोगे तो इधर उधर पैसा फूकोगे ही, तो एक प्रकार से। सो यूजिंग मनी, टाइम, मटेरियल्स एक्सेट्रा इन अ केयरलेस वे।
ठीक? पैसे को, संसाधन को बेतुके तरीके से यूज़ करना। एक और मीनिंग है वो भी बताऊँगा मैं। आफ्टर द मिलेनियर सॉ एविडेंस ऑफ हिज वाइफ्स प्रॉफ्लिगेट स्पेंडिंग जब उस मिलेनियर यानी करोड़पति व्यक्ति को पता चला कि उसकी पत्नी उसके पैसे को बहुत बेढंगे तरीके से खर्च कर रही है, ऊटपटांग तरीके से खर्च कर रही है, ही क्विकली फाइल्ड फॉर अ डिवोर्स तो उसने तुरंत जो है पत्नी से अलग होने का फैसला किया, डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। अब प्रॉफ्लिगेट का दूसरा मीनिंग क्या है? इट ऑल्सो मीन्स टू बी शेमलेसली मॉरल मतलब अनैतिक होना भी इसको कहा जाता है, निर्लज्ज होना भी कहा जाता है। अगर कोई प्रॉफ्लिगेट है तो वो चरित्रहीन है, उसका कोई निर्लज्ज चरित्र नहीं है, कोई उसमें ह्यूमैनिटी नहीं है। He is a profligate man with no decent human being should have anything to do with him. वो एक चरित्रहीन अनैतिक निर्लज्ज व्यक्ति है जिससे कोई भी सभ्य व्यक्ति किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहेगा प्रॉफ्लिगेट यंग बॉय प्रॉफ्लिगेट यंग लेडी समझ रहे हैं जो कैरेक्टरलेस हो एक तरीके से तो इस तरीके से आज का ये लाइव प्रीमियर ओवर हो जाता है जिसमें मैंने आपको 3 कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ाए avenge versus revenge somehow versus anyhow affect versus effect और फिर FLICT रूट वर्ड पढ़ाया आपको कैसा लगा ये सेशन मुझे ज़रूर बताएं आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी समझने में दिक्कत होती है मतलब सेशंस को देखने के बाद भी या अलग से कोई डाउट है आपको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये मैं दे रहा हूं आपको आप इस पे टेक्स्ट करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को पूछिए, टाइम निकाल कर के ज़रूर मैं या मेरी टीम आपके डाउट्स को आंसर करेगी। 9935923221 ज़रूर अपने-अपने क्वेश्चंस पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को जब क्लियर करेंगे तो ही आप होशियार होंगे। तो अभी इस सेशन को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अपना-अपना ध्यान रखें, बाय-बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।